नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। आज हम जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव की चर्चा करेंगे, पहले से लेकर 12वें भाव तक, और किस भाव से हम क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, किस भाव से किस चीज का विश्लेषण किया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर लाल किताब उस भाव विशेष के लिए किस प्रकार सोचती है, किस प्रकार गणना करती है, और वैदिक ज्योतिष किस प्रकार से उस भाव विशेष को ध्यान में रखकर अपनी गणना करती है। यानी कि जो विश्लेषण होता है वह प्रत्येक भाव से वैदिक के आधार पर क्या होता है और लाल किताब के आधार पर क्या होता है, इसकी हम विस्तृत चर्चा आज करने वाले हैं। बहुत ही गूढ़ विषय है, सभी के लिए आवश्यक है कि वह ज्योतिष को अगर जानना चाहते हैं, लाल किताब को जानना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। खगोल विज्ञान के अनुसार पृथ्वी सूर्य का एक उपग्रह है, आकार में गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है। पूरा आकाश मंडल 360 डिग्री का होता है और इसी आकाश मंडल की स्थिति पर ही कुंडली का आविष्कार हुआ। प्रत्येक कुंडली में 12 भाव या 12 खाने होते हैं और कुंडली आकाश का एक रेखा चित्र समझना चाहिए। कुंडली को 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक भाव 30 अंश का हुआ। ठीक है। प्रत्येक भावों के लिए राशि का विधान हुआ, जिससे ग्रहों से संबंधित प्राप्त फलादेश को तैयार किया जा सके। जन्म कुंडली तैयार करते समय जन्म स्थान के अक्षांश का ज्ञान होना इसीलिए आवश्यक माना गया है और इसके अनुसार जन्म स्थान के कारण भाव 30 डिग्री यानी कि 30 अंश से कुछ अधिक या कम हो सकते हैं। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में हम कुंडली का निर्माण करते समय 30 अंश का प्रत्येक भाव को मानकर कुंडली बनाते हैं और इस प्रत्येक भाव में एक एक राशि को स्थापित कर देते हैं। जहां आप ये कुंडली देख रहे हो इस प्रकार से। जो लोग ध्रुव प्रदेशों के निकट होते हैं उनको जन्म कुंडली बनाने में बहुत ही सूक्ष्म गणना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो ध्रुव प्रदेश में उनमें कभी कभी एक ही भाव में 3 राशियां आ जाती हैं। एक ही भाव में 3 राशियां आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे भाव कैसे बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भाव कैसे बनते हैं। देखिए, ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि भाव कैसे बनते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। ग्रह और राशियां तो आकाश में परिभ्रमण करने वाले एक पिंड हैं और इस प्रकार भावों का निर्धारण एक कल्पना प्रतीत होती है। अगर हम पश्चिम के ज्योतिष के विद्वानों की बात करें तो उनके विद्वानों ने फल कथन करने में सूर्य को मुख्य आधार माना है। पश्चिम के ज्योतिष सूर्य को मुख्य आधार मानते हैं और एक राशि में सूर्य के रहने का समय 1 मास निर्धारित होता है। यही मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि जिस राशि में सूर्य है तो उस राशि में जन्मे प्रत्येक जातक का भाग्यफल, आचार विचार, स्वभाव, जीवन कर्म क्या एक समान हो सकता है? और हम जिस प्रकार इस संसार को देखते हैं या जो हो रहा है उसके अनुसार यह प्रमाणिक नहीं दिखता। ज्योतिष परंपरा में सूर्य को ग्रहों का अधिपति मानते हुए उनकी महत्ता को स्वीकार तो किया गया है,
लेकिन जहां तक राशियों का संबंध है, अगर हम राशियों की चर्चा करें कि जहां तक इन राशियों का संबंध है, तो उन राशियों के संबंध में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया जाता है। तो चंद्रमा के आधार पर राशि निर्धारित की जाती है और एक राशि में चंद्रमा के रहने का एक जो समय निर्धारित है वह 2.25 दिन का माना जाता है। फिर भी यह समय सूर्य के राशि काल में रहने के समय से बहुत सूक्ष्म है, फिर भी बहुत अधिक लगता है। और इसके गहन अध्ययन के लिए प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने आवश्यकता के अनुसार समय समय पर व्यक्ति के जन्म स्थान से जो पूर्वी आकाश स्थिति है उसमें उदित हो रही राशि का आश्रय लिया। सूर्योदय के समय सूर्य जिस राशि में स्थित होता है, जब सूर्योदय हुआ और सूर्य जिस राशि में स्थित होगा वह राशि भी सूर्य के साथ उदित हो रही होती है। और ऐसा सिद्धांत ज्योतिषाचार्यों ने निर्धारित किया। इसी प्रकार आगे क्रम में आने वाली राशियां उदित होती रहती हैं और इसी सूर्य के साथ उदित होती राशि के जो लग्न या प्रथम भाव का महत्व देकर सूक्ष्म फलित प्रणाली को तैयार किया। और इसी कारण से यह है कि एक लग्न राशि का जो पूर्वी क्षितिज पर उदित काल अनुमानतः 2 घंटे तक माना जाता है। तो 2 घंटे तक का एक राशि का अनुमानित काल माना जाता है। और इस प्रकार पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और 24 के 2 घंटे में एक राशि रही, तो यानी कि हर राशि कितने में बदली? 2 घंटे में। तो जो लग्न का हम देखेंगे तो 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। ये कल्पना है एक, और यह बिल्कुल सटीकता की तरफ है। अब देखिए, प्रथम भाव के निर्धारित होते ही शेष राशियों को हम क्रम में आगे के भावों में लिख देते हैं। मुख्य क्या है? लग्न को निर्धारित करना। अब प्रथम भाव के जब निर्धारित हो गया तो शेष को हमने ऐसे ही आगे कर दिया, और इसी के आधार पर वैदिक ज्योतिष में होरा कुंडली, द्वेष कोण कुंडली, सप्तमांश कुंडली, ये जो षोडश वर्ग कुंडलियां हैं, नवमांश, दशमांश, षष्ठमांश, षष्ठ दशमांश, ये जितनी भी हैं ये उसी आधार पर चलती रहती हैं। और ऐसी 16 छोटी छोटी कुंडलियों का निर्माण हो सकता है जो बहुत सूक्ष्म विश्लेषण में काम आती हैं, जो आपके पल पल, एक एक दिन, एक एक घंटे, 2-2, 4-4 घंटे का भी विश्लेषण यदि सूक्ष्मता से किया जाए तो उसका भी करके आपके सामने रख देंगी। और इन जो 16 वर्ग जो कुंडलियां हैं, जो षोडश वर्ग कुंडलियां कही जाती हैं, उनमें महत्वपूर्ण होती है नवमांश, D9 चार्ट। उसके बारे में मैं पहले भी बहुत विश्लेषण कर चुका हूं आप, लेकिन आज हमारा विषय है कि वैदिक ज्योतिष और लाल किताब, इन दोनों में भाव का हम परिचय आज जानना सीखेंगे कि वैदिक ज्योतिष क्या समझती, उस बारे में क्या विचार रखती है, और वहीं लाल किताब के विचार इस संदर्भ में क्या है। अब देखिए, अगर यहां पर हम देखें कि प्रथम भाव की या भावों का आधार हमने देख लिया कि लग्न किस तरीके से होती है, तो भावों के आधार का जब अध्ययन और स्पष्टता से करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने प्रकट होता है। इन्हीं भावों के अंतर्गत ही जीवन के सभी विषय बांट दिए गए हैं। ये 12 राशियां जीवन के जितने भी, अगर ये 12 राशियां जो आप देख रहे हो, ये जीवन के सभी तत्वों को जानने के लिए आईने का काम करती हैं। किसी भी जातक के फल कथन करते समय सर्वप्रथम भावों यानी कि लग्न, जो पहला भाग है उसको हम लग्न बोलते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। और इसको लग्न सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी है ये, राष्ट्रपति की कुर्सी है ये, किसके लिए? जन्म कुंडली के लिए। प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है ये आप समझ के चलिए। लग्न को इतना महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन का, ये लग्न सब कुछ यही डिसाइड करता है। ये राजा होता है, लग्न एक तरह से राजा है, और ये डिसाइड करेगा राजा किस स्थिति में है। मुख्यतः हम लग्न को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, यही आधार स्तंभ है। उसके बाद उसमें कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह स्थित है,
जो राशि उस भाव में है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, यानी भावेश कौन है और वह किस भाव में है, उसका स्वामी ग्रह कौन सा है यानी भावेश कौन है और किस ग्रह की राशि में है, इन पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, इन सब की चर्चा की जाती है। और देखिए फलादेश करते समय जो कारक ग्रह उनका भी विचार किया जाता है। प्रत्येक लग्न के लिए भावेश अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन भावों के कारक ग्रह सदैव एक ही निश्चित होते हैं। जैसे पंचम का कारक गुरु बृहस्पति, सप्तम का कारक कन्या कुंडली में गुरु बृहस्पति, पुरुष की कुंडली में शुक्र, ये बिल्कुल फिक्स हैं। चलिए ज्यादा बात न करते हुए अब हम प्रत्येक भाव को समझेंगे और पहले समझेंगे वैदिक के आधार पर। वैदिक ज्योतिष इस पहले भाव को, जिसको लग्न कहते हैं, उसे क्या क्या फलादेश की बात करती है। देखिए पहला भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है और जातक से संबंध रखने वाले प्रत्येक तथ्य के लिए इस भाव का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। प्रथम भाव को जातक का लग्न कहा जाता है। लग्न में पड़ी राशि का जो स्वामी है वह ग्रह जो होगा वो लग्नेश कहलाएगा। जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए काल पुरुष की कुंडली है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक होती है मेष राशि और मेष का स्वामी होता है मंगल, तो ये हो गया लग्न हो गई मेष लग्न और इसका स्वामी हो गया जो मेष राशि का स्वामी है वह मंगल है, तो मंगल हो गए लग्नेश या भावेश। इस भाव के अधिपति कौन है, भाव राशि मेष और भावेश हो गए मंगल, तो यही लग्नेश है। यह हम समझते हुए चलेंगे। दो लिखा हो तो शुक्र लग्नेश हो गए, इस तरीके से हम ध्यान से देखते चलेंगे। अब ये प्रथम भाव का जब अध्ययन किया तो प्रथम भाव में ये लग्न कहा जाता है, लग्न में पड़ी राशि का स्वामी लग्नेश हो गया। जातक की कुंडली में यदि लग्न और लग्नेश कमजोर हो तो ये समझ लीजिए कुंडली में स्थित सभी भाव कमजोर हैं। बहुत गूढ़ विषय है आज का, हम सभी के लिए जानना बहुत आवश्यक है इस विषय को। यदि लग्नेश कमजोर हैं तो पूरी जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव कुछ नहीं कर सकते। जिस जगह का राजा ही कमजोर हो, बाकी चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे कोई हो, बाकी कोई क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्रथम भाव के अगर हम देखें तो कारक ग्रहों की बात करें, प्रथम भाव के कारक कौन होते हैं, सूर्य। ये हम वैदिक में बात कर रहे हैं इस समय। और सूर्य जो होंगे, सूर्योदय के समय लग्न भाव में सूर्य की स्थिति होती है जब जन्म होता है। पुराणों की बात करें तो पुराणों के अनुसार सूर्य का जन्म जो समय आकाश के पूर्वी छोर पर इसका उदित होते समय कहा गया है। और प्रथम भाव को मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तो प्रथम उसका सिर ही दिखाई देता है, इसलिए शरीर के सिर वाले भाग को प्रथम भाव का स्थान दिया गया है। और इस प्रकार सूर्य के पूर्वी क्षितिज पर प्रकट होते समय को ही सूर्य का जन्म समय मान लिया गया है। देखिए मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशियां ये प्रथम भाव में बलवान मानी गई हैं। और देखिए प्रकृति ने भी स्त्री की अपेक्षा पुरुष को अधिक शक्तिशाली एवं काम करने की क्षमता प्रदान कर रखी है। जिस प्रकार सूर्य क्षितिज पर धीरे धीरे ऊपर आकर जगत को आलोकित करता है, उसी तरह यह दायित्व घर एवं परिवार में सामान्य तौर से पुरुष को निभाना पड़ता है। अतः ज्योतिष के प्रथम भाव को पुरुष कहा गया है। अब देखिए प्रथम भाव मनुष्य के शरीर को, उसकी आकृति को, उसके वर्ण को, उसके मस्तिष्क को, उसके रूप को, उसके रंग को, उसके कद, उसके गुण और उसकी शक्ति, बल, आरोग्य, परोपकारिता, कितना परोपकार करेगा, कितनी आयु होगी, सिंहासन कैसा होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में, बैठक, सीधी एवं खड़ी सींगों वाले पशुओं के बारे में, आज के समय के बारे में और पूर्व दिशा और जड़ी बूटियों पर अपना व्यापक प्रभाव डालता है। यह हमने देखा वैदिक से। वैदिक ने प्रथम भाव की यह विश्लेषण किया। अब हम बात करेंगे लाल किताब की। लाल किताब पहले भाव के बारे में क्या सोचती है। देखिए
लाल किताब में प्रथम लग्न या भाव को शाह सलामत के तख्त, शाह सलामत के तख्त यानी कि राजा के सिंहासन की संज्ञा दी है। इस सिंहासन पर बैठे हुए ग्रह का प्रभाव जातक पर विशेष रूप से पड़ता है, किंतु लाल किताब के प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार यदि कुंडली के सप्तम भाव में, ध्यान से सुनिए, अब हम लाल किताब के आधार पर प्रथम भाव को समझ रहे हैं कि यदि कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह स्थित हो तो फलादेश संदेहास्पद हो उठता है। यदि लग्न में कई ग्रह बैठे हों और सातवें भाव में एक अकेला ग्रह हो तो सप्तम भाव का ग्रह निर्बल होकर प्रभावहीन हो जाता है। यहां एक बात और है, यदि लग्न में बैठे ग्रहों से अधिक संख्या में सप्तम भाव में ग्रह उपस्थित हो तो जातक के सुखों में वृद्धि हो जाएगी। अगर लग्न से ज्यादा कहां पर बैठे हो, सप्तम भाव में, तो वहां पर जातक को सुख अधिक मिलेंगे, यानी कि लग्न की कंपेयर सप्तम भाव में ज्यादा होने चाहिए, ये कहती है लाल किताब। लाल किताब कहती है कि प्रथम भाव में, जिसको प्रथम खाना बोलते हैं, भाव को ये लाल किताब खाना बोलती है, तो प्रथम खाने में सूर्य उच्च होते हैं और शनि कौन हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, और ये मंगल का घर होता है काल पुरुष की कुंडली के आधार पर। सातवें खाने में शनि उच्च के हो जाते हैं और सूर्य हो जाते हैं नीच के, और यह है शुक्र ग्रह का काल पुरुष के आधार पर घर होता है। जैसा कि मैंने यहाँ काल पुरुष की ये कुंडली ली है, तो यहाँ आप देख पा रहे होगे शुक्र का घर है, यहाँ पर शनि उच्च के होंगे, वहां सूर्य उच्च के होंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया पहले भाव के बारे में लाल किताब। और वैदिक ज्योतिष क्या जानती है, समझती है। अब हम बात करेंगे दूसरे भाव की। देखिए, दूसरे भाव में जो वैदिक ज्योतिष को लेकर चलें तो इसमें दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है, और एक द्वितीय भाव के स्वामी को क्या कहा जाता है, धनेश। जैसे कि यहां पर 2 नंबर लिखा है तो शुक्र हो गए धनेश, वृषभ राशि है, शुक्र धनेश हो गई। अब ये भाव क्या बताएगा, ये भाव जातक की आर्थिक स्थिति और उसके आधार पर जो सामाजिक स्तर है उसको कितना उत्कृष्ट है, इस बारे में पता चलेगा। इस भाव का जो कारक ग्रह होता है वह गुरु बृहस्पति होते हैं, कारक ग्रह गुरु बृहस्पति होते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार। क्या क्या देख सकते हैं हम दूसरे भाव से, तो हम सुंदरता को अगर देखेंगे तो वह दूसरे भाव से, कोई सुंदर है, कुरूप है, तो दूसरे भाव से देखिए। किसी के मुख और शरीर को देखेंगे, उसके शरीर की सुगंध को देखेंगे, दूसरे भाव से देखेंगे। आंखों को देखेंगे, नेत्र देखेंगे तो दूसरे भाव से देखेंगे। मुख को भी दूसरे भाव से, नाक भी दूसरे भाव से, गर्दन के बारे में कुछ बात करोगे तो दूसरे भाव से, माथे पर अगर कोई तिल का स्थान है तो वह भी दूसरे भाव से देखेंगे। जीव के बारे में भी दूसरे भाव से विश्लेषण करेंगे। नाखूनों के बारे में यानी कि नख के बारे में भी दूसरे भाव से विश्लेषण किया जाएगा। किसी की वाणी के बारे में दूसरे भाव से विश्लेषण होगा। कोई स्वर के बारे में भी दूसरे भाव से देखेंगे। धन, धनागार, बचत, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको भी दूसरे भाव से देखेंगे। भोजन के को भी अगर देखना होगा, कैसा भोजन मिलेगा, स्वादिष्ट मिलेगा, कैसा मिलेगा, और सब कुछ हम दूसरे भाव से देखेंगे। परिवार देखना है आपको तो भी दूसरे भाव को देखिए। ससुराल को भी अपनी दूसरे भाव से देख सकते हो आप। गाय, बैल, अगर कोई पशु आप पालते हो, पालतू जानवर है, या कोई पशुओं को बांधने का स्थान है, उस सब के बारे में भी आप दूसरे भाव से विश्लेषण करोगे। मिट्टी से बने सामान आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, उसके बारे में भी दूसरे भाव से आप समझ सकते हो। सोना, तांबा, चांदी, इन धातुओं को भी दूसरे भाव से आप जान सकते हो। इनसे ही विश्लेषण किया जाता है। अगर आपने कोई वस्तु किराए पर ली है तो उस वस्तु के बारे में भी जानकारी आप दूसरे भाव से ले सकते हो। व्यापार के बारे में भी आप दूसरे भाव से विश्लेषण कर सकते हो। ज्योतिष के बारे में भी दूसरा भाव आपको बताएगा। अगर हम होटल आदि की बात करें तो होटल हो गए, नर्स हो गई, रसोईया हो गए, कोषाध्यक्ष हो गए,
इन सब को हम दूसरे भाव से देख सकते हैं, यहीं से जानते हैं। अब देखिए, मारक भाव भी होता है। दूसरा भाव एक मारक भाव भी है। मृत्यु कब होगी, किस बीमारी से होगी, यह भी दूसरे भाव का ही विषय होता है। तो दूसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों के जब दशा चलती है तो वहां पर दूसरे भाव का स्वामी कौन है, उसकी दशा चलेगी तो वह मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। इस तरह की बातों का जो विश्लेषण होगा दूसरे भाव से ही होगा। अब बात करेंगे लाल किताब क्या सोचती है इस बारे में। लाल किताब का भी देख लेते हैं। तो लाल किताब दूसरे भाव के बारे में कहती है कि ये दूसरा भाव है धर्म का स्थान, और इस स्थान पर बैठा ग्रह भाग्य का निर्णायक ग्रह होता है। ये भाग्य का निर्णय करता है, ये लाल किताब कहती है। दूसरे भाव में भाग्य का ग्रह बैठा हो साथ में, और अष्टम भाव अगर खाली हो, कोई ग्रह दूसरे भाव में बैठा हो, आठवां भाव खाली हो, तो यह भाग्य का ग्रह बहुत उत्तम फल देने वाला होता है। आठवां घर खाली और दूसरा घर भरा हुआ तो बड़ा अच्छा फल मिलेगा। देखिए, भाग्य के ग्रह के द्वितीय भाव में बैठे होने पर अक्सर देखा जाता है कि जो वृद्धावस्था है वो बहुत सुख में बीतती है, और यह ग्रह इस अवस्था में उत्तम फल देने वाला होता है जो दूसरे भाव में बैठेगा। मनुष्य के शरीर में माथे पर दोनों बाहों के मध्य तिलक लगाने के स्थान को द्वितीय भाव माना गया है लाल किताब में। शेष माथे को कुंडली का 11वां भाव माना गया है। बाकी माथे को कुंडली का 11वां भाव मानती है लाल किताब। यदि इस भाव में राहु बैठा हो जो कि बृहस्पति का शत्रु है, क्योंकि यहाँ के बृहस्पति कारक हो गए और यह शत्रु हो गया, राहु यहां बैठा हो, तो ये कहते हैं कि वह राहु भी बृहस्पति के अधीन होगा। यहां हमने दूसरे भाव को बहुत आसानी से समझा, लाल किताब के आधार पर हमने इसका विश्लेषण भी किया। अब हम बात करेंगे तीसरे भाव की। पहले वैदिक ज्योतिष से कि क्या हम देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लाल किताब से देखते चलेंगे। देखिए, हमको भावों के बारे में अगर हम जन्म पत्रिका को देखना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, तो हमें भावों के बारे में गहन अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। हो सकता है आपके लिए टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे तो निश्चित मानिए आप जन्म कुंडली क्या होती है ये जान ही नहीं पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाव में क्या कहता है। यदि वैदिक ज्योतिष के आधार पर तीसरा भाव से हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। देखिए, तीसरे भाव के जो कारक ग्रह माने गए हैं वो मंगल माने गए हैं, और इस भाव को सहज भाव या भ्रातृ भाव स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि भाई का भाव भी होता है। आप यहां छोटे भाई बहनों को भी यहीं से देखोगे। ये भाइयों का क्या सहयोग आपको मिलेगा, जातक का परिश्रम कैसा रहेगा, क्योंकि ये साहस का भाव भी है, पराक्रम का भाव भी है। संघर्ष करने की आपकी सीमा कितनी रहेगी इसकी जानकारी भी इस भाव से मिलेगी। आप कितना परिश्रम करोगे, कितना संघर्ष करोगे, आप में कितना धैर्य होगा, आप कितने वीर होगे, कितने साहसी होगे, कितने पराक्रमी होगे, आपको आपके कानों को कितना सुनाई पड़ता होगा, आपके कान, आपके गले, आपके कंधे और आपकी जो श्वसन तंत्र है, स्नायु तंत्र है, इन सब के बारे में अगर जानना है तो तीसरे भाव से ही जान सकते हैं। अगर आपकी कोई सौतेली माँ के बारे में जानना है तो सौतेली माँ भी तीसरे भाव से ही जान पाओगे। अगर योगाभ्यास की बात करें तो वह भी तीसरा भाव बताता है, क्योंकि योग करना भी एक पराक्रम है। आपका इंटरेस्ट किस में है ये भी तीसरा भाव आपका बताएगा। आपके भाई बहन के बारे में भी तीसरा भाव बताता है। कोई सेवा कार्य है तो भी तीसरा भाव बताएगा। आपके मित्रों के बारे में भी तीसरा भाव बताएगा। कोई विदेश यात्रा आप करोगे तो तीसरा भाव उसमें बताता है। जंगली जानवरों के बारे में भी तीसरा भाव बताता है। और देखिए, टेलीफोन हो, डाक तार हो, किसी प्रकार का ऐसा विभाग हो
जो दूर संचार का माध्यम हो, समाचार का पत्र आदि, इन सब के बारे में, मौसम विभाग, चित्रकला आदि सभी के जो प्रभाव क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो तीसरा भाव ही इन सब का विश्लेषक होता है। तीसरे भाव से ही हम इनका विश्लेषण करते हैं। अब हम देखेंगे लाल किताब तीसरे भाव के बारे में क्या कहती है। देखिए, लाल किताब में तृतीय भाव मारक कहा गया है। ध्यान से समझना, लाल किताब में तीसरे भाव को मारक कहा गया है और यह भाव जातक को मृत्यु की सीमा बताता है कि कब उसकी मृत्यु होगी। और कुंडली को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह भाव अष्टम भाव से अष्टम स्थान पर पड़ता है और इसलिए आठवें भाव के गुण, मृत्यु या कष्ट आदि के साथ तृतीय भाव का भी विचार करना चाहिए, ये लाल किताब कहती है। देखिए, हमने वैदिक से दूसरे भाव को मारक बताया, लाल किताब के आधार से अष्टम तीसरे भाव को मारक बताया। स्पष्ट है? बढ़ते हैं आगे चतुर्थ भाव की तरफ। वैदिक के आधार पर चतुर्थ भाव से, जो हम कहते हैं फलित ज्योतिष में, इस भाव को सुख का स्थान माना गया है, चौथा भाव। और इस भाव के स्वामी को सुखेश या चतुर्थेश कहा जाता है। देखिए, चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति आधी रात के बाद मानी गई है। इस भाव के कारक ग्रह चंद्र और बुध हैं। इस भाव में कर्क और मीन राशियां जो होती हैं बली होती हैं। इस भाव स्थिति में जातक के सुख, समृद्धि, माता के साथ व्यवहार और उनकी सेहत और आयु का निष्कर्ष निकाला जाता है। इस भाव के विषय जो जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं उनको हम समझ लें। एक तो यहां किसी से विश्वास आपको मिलेगा, विश्वासघात होगा, हम इसी भाव से देखेंगे। आप कितने दयावान हो, हम इसी भाव से देखेंगे। मानसिक अवस्था आपकी कैसी है, वह भी चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। शांति भाव भी चतुर्थ भाव है। अगर स्त्रियों की चर्चा करें तो स्त्रियों के जो स्तन हैं उनके बारे में भी, उनसे संबंधित रोगों के बारे में भी चतुर्थ भाव से ही विश्लेषण किया जाएगा। एक मनुष्य के जो हृदय का क्षेत्र है, छाती का क्षेत्र है, श्वसन नली का क्षेत्र है, उस सब की चर्चा हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं, विश्लेषण चतुर्थ भाव से ही करते हैं। संपत्ति के बारे में भी अगर विश्लेषण करना होगा तो चतुर्थ भाव से ही किया जाएगा। आप पर राजा की कितनी कृपा है, होगी नहीं होगी, यह सब भी विश्लेषण चतुर्थ भाव से ही फलित ज्योतिष करती है। आपको जनमानस का प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी हम चतुर्थ भाव से ही जान पाते हैं। देखिए, माता का प्रेम अगर देखें, माता के बारे में देखें, माता के परिवार के बारे में देखें, यानी कि नंसाल, आपकी नंसाल, माता का मायका, ठीक है। आपके वाहन का सुख देखें तो भी चतुर्थ भाव से देखें। घर का देखें, गृह यानी कि वो भी चतुर्थ भाव से देखें। आपकी जायदाद कितनी होगी, क्या होगी, होगी नहीं होगी, सब चतुर्थ भाव से देखते हैं। फर्नीचर के बारे में, गृह सज्जा के सामान के बारे में, सब कुछ चतुर्थ भाव से ही विश्लेषण किया जाता है। खेल के बारे में अगर देखोगे, दवाओं के बारे में देखोगे, कोई आसव है, कोई अरिष्ट है, रिष्ट है, इनके बारे में बात करोगे तो यह भी चतुर्थ भाव से। चंद्रमा कारक हैं तो दूध भी यह चतुर्थ भाव से, पानी भी चतुर्थ भाव से, और सुगंध और सुगंधित पदार्थ भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं फलित ज्योतिष में। अगर बात करें तालाब की, पुल की, मंडप की, कपड़े के व्यापार की या फिर फोड़े की, और पक्षियों में बाज पक्षी की, तोता की, और जल में रहने वाला जो पशु हो उनकी चर्चा करें तो वह भी चतुर्थ भाव से की जाएगी। अगर आपका कोई ऐसा पशु है जो जल में रहता है, उसके बारे में आप अपनी जन्म कुंडली से देखना चाहते हो तो वह भी चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। रसदार फलों का व्यापार कैसा रहेगा तो वह भी चतुर्थ भाव से आप देखोगे। चतुर्थ भाव से उत्तर दिशा देखी जाएगी। रसायन शाला कैसी रहेगी, नगर पालिका के बारे में चतुर्थ भाव से देखते हैं, और इन सब विषय को हम चतुर्थ भाव से ही, अगर कोई प्रश्न आए तो चतुर्थ भाव से ही फलित ज्योतिष में
विश्लेषण किया जाएगा। अब मैं बात करता हूं लाल किताब चतुर्थ भाव के बारे में क्या कहती है। देखिए, लाल किताब में चतुर्थ भाव के बारे में कहा गया है कि यहां पर कोई ग्रह चतुर्थ भाव में कोई ग्रह स्थित हो तो जातक की सहायता रात्रि के समय अधिक करते हैं। जो भी चौथे भाव में ग्रह होंगे वो अगर किसी का जातक की सहायता होगी तो रात्रि के समय पर उसकी सहायता अधिक होगी। रात्रि में किया गया उसका कार्य शुभ रहता है। या फिर जातक जब चारों ओर से निराश होकर मुसीबत के समय अकेला हो जाता है और कोई मददगार नहीं होता, तभी इस भाव के ग्रह जातक को उत्तम फल प्रदान करते हैं। ये तब भी आते हैं जब सब कुछ आदमी सब जगह से हार जाए, तब यह चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह आकर उसको उठाते हैं, यानी कि उसको गड्ढे में से निकालते हैं। जातक की कुंडली का चौथा स्थान जातक द्वारा रात्रि के समय काम करने पर ज्यादा प्रभावी होता है। कोई नाइट शिफ्ट ऐसा आदमी करे, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत चलेगा। ऐसा व्यापार करे जो रात्रि का हो, बहुत चलेगा उसका। कर्म क्षेत्र रात्रि का चुने तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कहती है लाल किताब। देखिए, चतुर्थ भाव में शनि जो होगा उसके लिए कहा जाता है कि वह जहरीला प्रभाव डाल सकता है। और देखिए, मंगल का स्वभाव सांप के समान हो सकता है या मंगल द्वेषी और जलने वाला हो सकता है अगर यहां पर बैठे। किंतु राहु केतु इस भाव में सौम्य ही होंगे अथवा शांत रहेंगे। राहु केतु अगर बैठे हो चौथे भाव में तो वो शांत रहते हैं, लाल किताब कहती है। किंतु दूसरे अन्य स्थान पर होने पर ये अपने स्वभाव को छोड़ने की प्रत्याभूति नहीं देते, क्योंकि मंदता इनका गुण है। चुप रहने से राहु केतु लाभ की अपेक्षा स्वभाव के अनुसार हानि भी कर देते हैं। देखिए, शनि के साथ मिलकर अपराधी को दंडित करना इनका गुण है, और यदि ये अपराधी को प्रताड़ित नहीं करेंगे तो वह अत्याचार में वृद्धि करेगा। इसलिए ये राहु केतु सूर्य के साथ में मिलकर यहां कार्य करते हैं। देखिए, हथेली में भी अगर देखें तो जो चौथे भाव का स्वामी चंद्र का जो पर्वत है वो हाथ के सबसे अंत में जातक को बुरी दशा, हृदय के अंदर की जो चाल और रात्रि का समय बताती है। अब हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव के बारे में फलित ज्योतिष कहती है कि इस भाव को संतान सुख प्रदान करने वाला कहा गया है, और इस भाव के स्वामी को पंचमेश कहा जाएगा या संतानेश या विद्याधीश कहा जाता है। तीनों नाम है इसके, क्योंकि यहां से हम संतान की बात करते हैं, विद्या की बात करते हैं, ज्ञान का भाव है, त्रिकोण भाव है। और इस भाव या इसका जो कारक ग्रह है वह बृहस्पति है। पंचम भाव का कारक ग्रह कौन? बृहस्पति। पंचम भाव जातक के भविष्य में होने वाली संतानों, उनके भविष्य का फलादेश करने में सहायक होता है। पंचम भाव से हम जातक के बच्चों का कैसा चरित्र रहेगा, कैसा स्वभाव होगा, क्या योग्यता होगी, क्या कार्यकुशलता होगी, इन सब आदि का परिचय कुंडली के पंचम भाव से जाना जा सकता है। जातक की शिक्षा का जो कुछ हमें जानना होगा, शिक्षा आदि का जो परिचय है वो भी पंचम भाव से प्राप्त होगा। और देखिए, पंचम भाव द्वारा जातक के कुछ जो महत्वपूर्ण विषय जान सकते हैं, वह अगर हम देखें तो उस जातक के विचार कैसे रहेंगे, उस जातक का जो विवेचन शक्ति होगी वह कैसी होगी, यह भी पंचम भाव से जानेंगे। संतोषी होगा या असंतोषी होगा, यह भी पंचम भाव ही बताएगा। प्रेम का भाव होता है तो प्रेम के बारे में भी पंचम भाव से ही जानते हैं। ये आपके जातक का जो जठराग्नि है उस क्षेत्र से संबंधित होता है। तो यहाँ जठराग्नि के बारे में, पेट के बारे में, हृदय के नीचे के भाव हिस्से के बारे में, जिगर के बारे में, गर्भाधान, गर्भाशय, इन सब के बारे में जानकारी पंचम भाव से ही प्राप्त होती है। किसी की बुद्धि की, किसी की प्रतिभा की, विद्या की, ईश्वर में कितनी भक्ति रहेगी, यह भी पंचम भाव बताएगा। सदाचारी होगा या नहीं होगा, यह भी पंचम भाव ही बताएगा।
समाचार, उद्घोषणा, इन सब के बारे में भी पंचम भाव से ही जानकारी प्राप्त की जाती है। समालोचना, अगर कोई समालोचक है तो कितना है, क्या है, इसमें सफल होगा नहीं होगा, तो यह भी पंचम भाव से ही जानेंगे। कोई सिद्धि लेनी है तंत्र मंत्र यंत्र की, तो वह भी पंचम भाव ही बताएगा कि प्राप्त होगी या नहीं होगी। किसी गर्भिणी स्त्री के बारे में जानना है तो वो भी पंचम भाव से ही जान पाएंगे। देखिए, पंचम भाव में राजकीय स्त्री कर्मचारियों से लाभ के बारे में भी ये पंचम भाव ही बताता है। अगर किसी प्रकार की शेयर मार्केट को आपको जानना है तो भी आप पंचम भाव से ही जान पाएंगे। पंचम भाव से अगर हम संबंधियों की बात करें तो भाभी को भी हम पंचम भाव से देखेंगे। आपकी बड़ी बहन का पति जो होगा वह पंचम भाव से देखा जाएगा। ऊंट को अगर देखोगे तो ऊंट के बारे में जानोगे तो पंचम भाव से। देखिए, ऐसे जो कानूनी जायदाद के न्यासी आदि के बारे में जो विधि कानून आदि है, इनके बारे में भी हम पंचम भाव से ही जान पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि लाल किताब पंचम भाव के बारे में क्या कहती है। तो लाल किताब में पंचम भाव प्रमुख रूप से संतान के भविष्य का फल आदेश करता है, साथ ही जातक के भविष्य को भी बताने में सक्षम होता है। काल गति के 3 खंडों में अगर देखें तो 3 खंडों का जो भविष्य दर्शन है वह इसी भाव में होता है। यदि इस भाव में शनि और शुक्र दोनों या कोई एक, शनि या शुक्र दोनों हो या कोई एक मंदा हो, तो उसी अनुरूप जातक का भाग्य भी मंदा होगा। किंतु यदि उस समय कुंडली में शुभ स्थान पर होगा तो शनि या शुक्र अथवा दोनों के प्रभाव से आई मंदता समाप्त होकर उत्तम फल को प्राप्त भी करेगा। यह लाल किताब बताती है। अब बात करेंगे षष्ठ भाव की, छठे भाव की। देखिए, छठे भाव के बारे में वैदिक ज्योतिष कहती है कि यह छठा भाव शत्रु भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। इस भाव के स्वामी ग्रह को हम कहते हैं षष्ठेश, और इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो शनि और मंगल होते हैं। यह भाव जातक के शत्रु की कैसी प्रकृति होगी, उसकी शक्ति कैसी होगी, जातक पर उसका कैसा प्रभाव होगा, शरीर में होने वाली जो बीमारी हैं उनके बारे में, जातक के ऋण बोझ आदि का जो फलादेश है इसी भाव के आधार पर किया जाएगा। छठे भाव का जो प्रभाव है वह शरीर के जो कमर का हिस्सा है, नाभि का हिस्सा है, पीठ का हिस्सा है, आपके डाइजेशन से संबंधित है, आपके मारण से संबंधित है, उदर से संबंधित है। ये छठे भाव से हम वैदिक ज्योतिष में देते हैं। आपके ऊपर कोई अभिचारिक क्रिया तो नहीं हुई है, यह भी छठे भाव से ही जानकारी प्राप्त होती है। जीवन में होने वाले पद, अपमान, अवनति, यह सब हम छठे भाव से ही देखते हैं। ये छठा भाव मामा के बारे में बताएगा, मौसी के बारे में बताएगा, नाना के घर के बारे में बताएगा, या संन्यास आदि के बारे में बताएगा, और आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके बारे में भी ये छठा भाव ही विश्लेषण करता है। किसी व्यसन में तो आप नहीं पड़ रहे, ये भी छठा भाव ही आपको बताएगा। ये वैदिक ज्योतिष के आधार पर है। अब हम बात करेंगे लाल किताब छठे भाव के बारे में क्या सोचता है। देखिए, लाल किताब में छठे भाव को पाताल लोक का परिचायक माना गया है, और इस भाव से संबंधित जातक दयालु और गुप्त रूप से मदद करने वाला होता है। यदि छठे भाव में कोई ग्रह न हो तो जातक को उत्तम फल प्राप्त होता है। अगर यहां पर कोई छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो जातक को बड़ा अच्छा फल प्राप्त होता है। कुंडली में यदि छठा भाव रिक्त हो, अर्थात उसमें कोई ग्रह ना बैठा हो, तो दूसरे भाव और 12वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं होगा। यदि द्वितीय भाव में अच्छे और 12वें भाव में उत्तम ग्रह हों तो छठे भाव का फल अति उत्तम होगा। ठीक है।
अब समझ लीजिए कैसे। यदि जातक अपने खानदान, मामा पक्ष या अपने लड़के लड़कियों की सेवा करता रहे तो बहुत उत्तम फल उसको मिलता है। दूसरा भाव और 12वां भाव, इनके शुभ ग्रह विद्युत बटन के दबाने के समान छठे भाव के जातक को लाभदायक होंगे और दूसरे भाव का उत्तम फल जो अवश्य ही जातक को प्राप्त होगा। देखिए, छठे भाव के उच्च ग्रह राहु और बुध कभी भी सुस्त नहीं होंगे और न ही प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और दसम भाव में स्थित ग्रहों या द्वितीय भाव पर स्थित ग्रहों द्वारा छठे भाव के जातक पर बुरा असर ही डालते रहेंगे। आज हमने इस वीडियो में 1 से लेकर छठे भाव तक की चर्चा की। अब हम 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक की चर्चा दूसरी वीडियो में करेंगे। आगे इसी प्रकार से ये जानकारी आपको कैसी लगी, भावों के बारे में आज हमने वैदिक क्या सोचता है और लाल किताब के क्या विचार हैं उनको जाना, और यह जानकर हम ये समझ पाए कि वैदिक ज्योतिष से हम क्या क्या देख सकते हैं और लाल किताब से हम क्या क्या देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं अच्छा विषय लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।